अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के आउटलाइन को, और आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड। ये हमारा टॉपिक है, इंग्लैंड और आयरलैंड का इत्तेहाद। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड और आयरलैंड का इत्तेहाद कब बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था, इस इत्तेहाद के सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती असरात क्या थे। देन हम डिस्कस करेंगे कि इत्तेहाद का पस मंज़र क्या था, यानी इत्तेहाद से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड का तर्ज हुक्मरानी क्या था। इत्तेहाद से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान कशीदगी के बुनियादी वजूहात क्या थी। देन हम मजहबी कशीदगी को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान मजहबी तकसीम ने इत्तेहाद में कैसे किरदार अदा किया। और कुछ जो पैनल कवानीन थे बनाए गए थे, वो कवानीन क्या थे और उन्होंने आयरिश कैथोलिक अफराद को किस तरह से मुतासर किया था। आयरलैंड में इक़्तिसादी मुश्किलात को हम डिस्कस करेंगे कि 18 सेंचुरी के आखिर में आयरलैंड के आयरलैंड को किन इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना था, और आयरिश रहनुमा इत्तेहाद के इक़्तिसादी फ़वाइद को कैसे देखते थे। इत्तेहाद की अहम शराइत को हम डिस्कस करेंगे कि एक्ट ऑफ यूनियन 1800 क्या था और इसने किया था। और इसके अलावा इत्तेहाद ने आयरलैंड की सियासी नुमाइंदगी को किस तरह से तब्दील किया था। इत्तेहाद की वजूहात देखेंगे। आयरलैंड को इत्तेहाद में शामिल होने पर कौन से इक़्तिसादी फ़वाइद का वादा किया गया था। इत्तेहाद का मकसद आयरलैंड में सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा करना था, और इत्तेहाद के नताइज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आयरलैंड के लिए इत्तेहाद के इक़्तिसादी फ़वाइद मुतवक्किल तौर पर क्यों सामने नहीं आए, और बरतानी पार्लियामेंट में आयरलैंड की नुमाइंदगी से बेख्तियारी का एहसास क्यों पैदा हुआ। देन वी विल डिस्कस इत्तेहाद के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान कौन सी सकाफ़ती कशीदगियाँ बरकरार रहीं, और इंग्लैंड और आयरलैंड के इत्तेहाद के तवील मदती नताइज क्या थे। देन हम देखेंगे कि इत्तेहाद ने आयरिश कौम परस्त तहरीकों के अरूज में किस तरह से हिस्सा डाला था। So the union between England and Ireland, formalized in 1800, was a complex political and economic merger that would have far-reaching consequences for both nations. So this union was shaped by a long of history of conquest, colonizations and power dynamics. इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान 1800 में रस्मी तौर पर जो किया जाने वाला इत्तेहाद था, वो एक पेचीदा और मुआशी इंटीग्रेशन था, मुआशी इंतज़ाम था, जिसके दोनों ममालिक के ऊपर काफ़ी असरात मरतब हुए थे। और ये इत्तेहाद फतह, नौआबादियाती हुक्मरानी और ताकत के मुतहरिक अवामिल की तवील तारीख से भी तश्कील पाया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट, द एक्ट ऑफ यूनियन 1800। तारीखी सियाक सबक क्या है 1800 का एक्ट ऑफ यूनियन का। आयरलैंड का अगर हम इल्हाक देखें तो आयरलैंड जो था वो 12वीं सदी से अंग्रेज़ी हुक्मरानी के तहत था, और 1541 में आयरलैंड को इंग्लैंड के ताज के तहत एक बादशाह करार दिया गया। Then Jacobite rebellions, the conflicts between Catholic and Protestant factions in Ireland led to series of Jacobite rebellions in the late 17th and early 18th centuries. तो जो आयरलैंड जैकोबाइट बगावतें थी आयरलैंड में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धड़ों के दरमियान तनाज़ात ने 17वीं और 18वीं सदी के आखिर में एक सिलसिलावार जैकोबाइट बगावतों को जन्म दिया था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1800 का जो एक्ट ऑफ यूनियन है, इसने बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया और आयरलैंड की सल्तनतों को इकट्ठा किया, यकजा करके उन्होंने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड इसने तश्कील दिया। और नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मोटिवेशंस के सियासी और मुआशी महरक़ात क्या थे। पॉलिटिकल मोटिवेशंस, इकोनॉमिक मोटिवेशंस एंड इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन। So union was seen as a way to strengthen the British Empire and consolidate control over Ireland, which was seen as a potential threat. इत्तेहाद को बरतानवी हुकूमत, जो बरतानवी सल्तनत थी, इसको मजबूत करने और आयरलैंड के ऊपर जो कंट्रोल था इसको मुस्तहकम करने का एक ज़रिया समझा गया, क्योंकि आयरलैंड को एक मुमकिन ख़तरा तस्वर किया जाता था। और इकोनॉमिक मोटिवेशन क्या थी कि इत्तेहाद इक़्तिसादी मफादात से भी मुतासिर था, क्योंकि इसने बरतानवी तिजारत और सनत के लिए नई मंडियाँ और वसाइल खोल दिए थे। देन इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन, मरकजियत में इजाफा हुआ। इस इत्तेहाद के नतीजे में लंदन में ताकत की यानी मरकजियत में इजाफा हुआ था, जिससे आयरलैंड की खुद मुख्तारी और सियासी असर रसूख कम हो गया। Then challenges and resistance in Ireland, Catholic grievances. The Act of Union was seen by many Irish Catholics as a betrayal of their rights and a continuation of England Protestant dominance. So इसके अंदर जो चैलेंजेस थे, यानी प्रोटेस्टेंट्स
اور غلبے کا تسلسل تھا، سیاسی کنٹرول تھا۔ تو اس کے اندر جو پروٹیسٹنٹس تھے یہ ایک چھوٹا یعنی زمینداروں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے آئرلینڈ کے سیاست کے اوپر کافی غلبہ حاصل کیا تھا، اور آئرلینڈ میں چیلنجز اور مزاحمت تھے، یعنی کیتھولک شکایات تھی۔ بہت سی آئرش کیتھولک افراد نے 1800 کے ایکٹ آف یونین کو ان کے حقوق سے غداری اور انگریز پروٹیسٹنٹ تسلط کا انہوں نے تسلسل سمجھا۔ سو اکنامک ڈسپرٹیز جو اقتصادی ناہمواریاں تھیں، اتحاد نے آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی ناہمواریوں کو مزید بڑھا دیا، سو لیڈنگ ٹو ری سیٹلمنٹ اینڈ سینس آف ایکسپلوٹیشن، جس سے استحصال کا احساس اور ناراضگی پیدا ہوئی۔ اور نیکسٹ ہے نیشنلسٹ موومنٹس، قوم پرست تحریکیں۔ So the union sparked the rise of Irish nationalism and movements for independence, which would eventually lead to the partitions of the island. تو اتحاد نے آئرش قوم پرستی کی عروج اور آزادی کے لیے تحریکوں کو جنم دیا، جس نے بالآخر آئرلینڈ کی تقسیم کی راہ ہموار کی۔ اور نیکسٹ ہے ہمارا پوائنٹ کہ دی ڈومیننس آف پروٹیسٹنٹ ایکسیڈنسی، کون سے پروٹیسٹنٹس یعنی ایکسیڈنسی تھی، غلبے کا تسلط تھا، سیاسی کنٹرول تھا۔ پروٹیسٹنٹ اسینڈنسی جو انگلو آئرش زمینداروں کا ایک چھوٹا یعنی اشرافیہ گروہ تھا، اس نے اتحاد کے تحت آئرلینڈ کی سیاسی بھی اور اقتصادی زندگی پر بھی غلبہ حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد اس میں سوشل انیکوالٹی تھی، یعنی سماجی عدم مساوات تھی۔ پروٹیسٹنٹ اسینڈنسی کے تسلط کی وجہ سے سماجی اور اقتصادی عدم مساوات عام ہو گئی تھی، اور ود دی میجورٹی کیتھولک پاپولیشن فیسنگ ڈسکریمنیشن اینڈ مارجنلائزیشن، اور اکثریتی کیتھولک آبادی کو امتیازی سلوک اور پسماندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دین ریلیجیس ٹینشنز ہے، یونین ریلیجیس ڈائنامکس exacerbated tensions between the Protestant and Catholic communities in Ireland, so fueling resentment and conflict. مذہبی کشیدگیاں بھی تھیں کہ اتحاد کے مذہبی پہلو نے مذہبی اسپیکٹس نے آئرلینڈ میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک برادریوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا، جس سے ناراضگی اور تنازعات کو ہوا ملی۔ اور فورتھ ہمارا پوائنٹ ہے کہ سرپرستی کا نظام تھا۔ تو اسینڈنسی نے سرپرستی اور جو مریدی تھی، مریدی کے ایک پیچیدہ نظام کے ذریعے اپنی طاقت برقرار رکھی، جس سے ان کے تسلط کو مزید مضبوط کیا گیا۔ نیکسٹ ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے کیتھولک ایمنسیپیشن اینڈ دا آئرش فیمن، کہ کیتھولک آزادی اور آئرش قحط کو۔ کیتھولک جو آزادی تھی وہ 19ویں صدی میں کیتھولک افراد کو بتدریج شہری اور سیاسی حقوق اس نے دیے، اور یہ حقوق محدود تھے، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ پھر آئرش فیمن قحط آیا 1840 کی دہائی کے دوران۔ آلو کی فصل کی ناکامی کے نتیجے میں آنے والے تباہ کن قحط نے بڑی سطح کے اوپر قحط کو اور ہجرت کو جنم دیا۔ Then continued inequality. Despite these changes, the underlying inequalities and tensions within the Union remained, fueling further unrest and national sentiments. مستقل عدم مساوات تھی۔ ان تبدیلیوں کے باوجود اتحاد کے اندر بنیادی عدم مساوات اور کشیدگیاں برقرار رہیں، جس نے مزید بے چینی اور قوم پرستی کے جذبات کو جنم دیا۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے دا رائز آف آئرش نیشنلزم، ہوم رول موومنٹس، دا ایسٹر رائزنگ اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس۔ تو آئرش قوم پرستی کا عروج، تو اس میں ہوم رول جو تحریکیں تھیں 19ویں صدی کے آخر میں آئرلینڈ کی خود حکومت اور اتحاد کے اندر زیادہ خود مختاری کے مطالبات میں تیزی آئی تھی۔ The 1916 Easter Rising in Dublin marked a significant turning point in the Irish struggle for independence. تو 1916 میں ڈبلن میں ہونے والی ایسٹر بغاوت آئرش آزادی کی جدوجہد میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ The War of Independence, the subsequent Irish War of Independence 1919 to 1921 led to the partitions of Ireland and the creation of the Irish Free State. آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ اس کے بعد 1919 سے 1921 کی آئرش آزادی کی جنگ کے نتیجے میں آئرلینڈ کی تقسیم ہوئی اور آئرش فری اسٹیٹ جو ہے وہ تخلیق ہوا۔ So the conclusion ہے the legacy of the Union, lasting impact, ongoing tensions and lesson learned. تو اس کے اندر جو اتحاد کا ورثہ تھا یعنی پائیدار اثرات تھے، تو انگلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان اتحاد کے دیر پا نتائج جو سامنے آئے تھے، جس نے دونوں ممالک کے سیاسی، اقتصادی اور سماجی منظرنامے کو تشکیل دیا۔ پھر مسلسل کشیدگیاں تھیں
legacy of the union continues to be a source of debate and tensions, particularly in the context of the Northern Ireland conflict. इत्तेहाद का जो विरसा था वो आज भी बहस और तनाव का बायस है, खासतौर पर शुमाली आइलैंड के तनाजुर में। और सीखे गए लेसन्स क्या थे कि इत्तेहाद की जो पेचीदा यानी कम्प्लेक्स हिस्ट्री थी वो एक यानी कि एक तबाही कहानी है कि किस तरह सियासी इत्तेहाद में मुख्तलिफ सकाफ़तों और ताकत के जो मुतहरिक अनासर हैं उनको संभालने में चैलेंजेस पेश आ सकते हैं। तो इंग्लैंड और आयरलैंड के इत्तेहाद कब बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था? जब इंग्लैंड और आयरलैंड का इत्तेहाद 1801 में बाज़ाब्ता तौर पर किया गया था 1801 में। और इस इत्तेहाद के सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती असरात क्या थे? सियासी तौर पर इत्तेहाद ने आयरलैंड की पार्लियामेंट को ख़त्म करके उसे बरतानवी पार्लियामेंट में ज़िम्म कर दिया, जबकि इक़्तिसादी तौर पर आयरलैंड की मईशत को ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं हुआ था और अवाम गुर्बत का शिकार रहे थे। तो सकाफ़ती लिहाज से आयरिश शनाख्त को दबाने की कोशिश की गई, जिससे आयरिश कौम परस्ती में इजाफा हुआ। इत्तेहाद का पस मंज़र क्या था? इत्तेहाद से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड का तर्ज हुक्मरानी क्या था? इत्तेहाद से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों अलग अलग बादशाहतें थीं जिनकी अपनी अपनी पार्लियामेंट थी और आयरलैंड को किसी हद तक खुद हुक्मरानी हासिल थी, लेकिन इंग्लैंड ने इसके ऊपर हुकूमत की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इत्तेहाद से पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजूहात क्या थी? कशीदगी की बुनियादी वजूहात में मजहब का फ़र्क था, आयरिश कैथोलिक आबादी के साथ इम्तियाजी सलूक और आयरलैंड में इक़्तिसादी मुश्किलात शामिल थीं। मजहबी कशीदगियों के हवाले से क्वेश्चन राइज हो सकता है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान मजहबी तकसीम ने इत्तेहाद में कैसे किरदार अदा किया। प्रोटेस्टेंट अक्सरियत इंग्लैंड में थी जबकि आयरलैंड में कैथोलिक अक्सरियत थी। तो इंग्लैंड को आयरलैंड में बगावत और कैथोलिक कौम परस्ती का खौफ था, जिसकी वजह से उन्होंने सियासी कंट्रोल मजबूत करने के लिए इत्तेहाद किया। तो इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि पैनल कवानीन क्या थे और उन्होंने आयरिश कैथोलिक अफराद को किस तरह से मुतासर किया था। पैनल कवानीन आयरलैंड में कैथोलिक अफराद के हकूक़ को महदूद करने के कवानीन थे और इन कवानीन के तहत कैथोलिक अफराद को सियासी हकूक़, ज़मीन की मलकियत और बाकी आज़ादियों से महरूम किया गया था, जिससे उनमें शदीद नाराज़गी पैदा हुई। आयरलैंड में इक़्तिसादी मुश्किलात क्या थी? 18th सेंचुरी के आखिर में आयरलैंड की इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना कर रहा था। तो आयरलैंड को तिजारती पाबंदियों का सामना था, सरमायाकारी की कमी थी, सनती तरक्की की कमी थी, जैसे इस तरह इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना था, जिसकी वजह से आयरिश मईशत कमज़ोर हो गई थी। यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयरिश रहनुमा इत्तेहाद के इक़्तिसादी फ़वाइद को कैसे देखते थे? तो कुछ आयरिश रहनुमा समझते थे कि इंग्लैंड के साथ इत्तेहाद आयरलैंड को बरतानवी मंडियों तक रसाई देगा और इक़्तिसादी इस्तेहकाम भी फराहम करेगा, जिससे आयरिश मईशत में बेहतरी आ सकती है। इत्तेहाद की अहम शराइत क्या थी? एक्ट ऑफ यूनियन 1800 क्या था और इसने क्या क़याम किया? एक्ट ऑफ यूनियन 1800 एक कानूनी इक़दाम था जिसके ज़रिए सल्तनत बरतानिया और सल्तनत आयरलैंड को बाज़ाब्ता तौर पर एक वाहिद मुल्क यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के तहत मुत्तहिद किया गया था। इत्तेहाद ने आयरलैंड की सियासी नुमाइंदगी को किस तरह तब्दील किया? इत्तेहाद के बाद आयरिश पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया गया और आयरिश नुमाइंदों को बरतानी पार्लियामेंट में नशिस्तें दी गईं, लेकिन उनकी तादाद इंग्लिश अरकान पार्लियामेंट के मुकाबले में बहुत कम थी, जिससे आयरलैंड की सियासी हैसियत कमज़ोर हो गई थी। अब इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान इत्तेहाद हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं? आयरलैंड के इत्तेहाद में शामिल होने पर कौन से इक़्तिसादी फ़वाइद का वादा किया गया था? आयरलैंड को बरतानवी मंडियों तक रसाई, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के वादे किए गए थे ताकि आयरलैंड की मईशत को बेहतर बनाया जा सके। इत्तेहाद का मकसद क्या था? आयरलैंड में सियासी इस्तेहकाम कैसे पैदा करना था? इत्तेहाद का मकसद आयरलैंड में बगावत या बदअमनी को रोकना था और उसे बरतानवी सियासी निज़ाम में शामिल करके सियासी मसाइल को मौसर तरीके से हल करना था। इत्तेहाद के नताइज क्या थे? आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान आयरलैंड के लिए इत्तेहाद के इक़्तिसादी फ़ायदे मुतवक्का तौर पर क्यों सामने नहीं आए थे? आयरलैंड के लिए इक़्तिसादी फ़ायदे इसलिए सामने नहीं आए क्योंकि बरतानवी मईशत में इंज़माम ने ज़्यादातर अंग्रेज़ी मफादात को तरजीह दी, जबकि आयरिश सनतें और मईशत जद्दोजहद का शिकार रही। बरतानवी पार्लियामेंट में आयरलैंड की नुमाइंदगी से बेख्तियारी का एहसास क्यों पैदा हुआ? बरतानवी पार्लियामेंट में आयरिश नुमाइंदों की तादाद बहुत कम थी और ज़्यादातर फैसले अंग्रेज़ी अरकान पार्लियामेंट करते थे, जिससे आयरिश अवाम में बेख्तियारी का एहसास पैदा हुआ। इत्तेहाद के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान कौन सी सकाफ़ती कशीदगियाँ बरकरार रहीं? इत्तेहाद के बाद आयरलैंड की कौम परस्ती और आयरिश सकाफ़ती शनाख्त को दबाने की कोशिशों की वजह से सकाफ़ती कशीदगियाँ बरकरार रहीं, जिससे आयरिश कौम परस्ती में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लैंड और आयरलैंड के इत्तेहाद के तवील मुद्दती नताइज क्या थे। इत्तेहाद ने दोनों ममालिक के दरमियान
طویل مدتی کشیدگیاں پیدا کی، آئرش عوام کی بے چینی بڑھائی اور پھر آئرش قوم پرستی اور آزادی کی تحریکوں کو جنم دیا گیا۔ اتحاد نے آئرش قوم پرست تحریکوں کے عروج میں کس طرح سے حصہ ڈالا تھا؟ اتحاد نے آئرش عوام کی سیاسی اور اقتصادی شکایات کو مزید بڑھا دیا، جس سے قوم پرست تحریکوں کو تقویت ملی اور آئرش جنگ آزادی اور آئرلینڈ کی تقسیم کی راہ ہموار ہو گئی۔ ہم نے ڈسکس کیا ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے اتحاد کو۔ ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. If you like our video then like, share and subscribe our channel.